सभी को मेरा नमस्कार। रेलवे बोर्ड ने एक और लेटर निकाला है। आरबी नंबर 18/2024 है। सब्जेक्ट इसमें बताया गया है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स रिकॉर्डेड इन द एपीआर ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय रेलवे सर्वेंट। यानी जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी लेवल 1 से लेके जितने भी ग्रुप सी हैं, गजेटेड में बात नहीं कर रहा, ग्रुप सी की जनरल बात होती है, तो सभी ग्रुप सी एम्प्लॉय को एपीआर कंपलसरी हो गया, जिसपे मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरा ये देख सकते हैं, इसमें ये मैंने एपीआर के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अपने यूट्यूब पे मेरा ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं। आप और एपीआर के बारे में जानना चाहें क्या है तो आप देख सकते हैं। तो उसी के कनेक्शन में एपीआर में एक एडवर्स रिमार्क्स का भी एक कॉलम होता है, एक बात होती है, एक शब्द यूज होता है एडवर्स रिमार्क्स। तो सबसे पहले एडवर्स रिमार्क्स क्या होता है उसमें बात करूंगा। पहले रूल की बात बता दूं, इन्होंने जो कहा गया है, अटेंशन इज इनवाइटेड टू पैरा 8.2 ऑफ मास्टर सर्कुलर 28/91। 91 का साल का है, मास्टर सर्कुलर नंबर 28 है। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट, मास्टर सर्कुलर विच इंटर एलिया प्रोवाइड दैट ऑल रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क्स recorded in the APR should be dealt with and decided upon expeditiously by the competent authority, that is normal the authority next above the reviewing authority, and any case within 3 months। यानी जो मास्टर सर्कुलर 28 नंबर है, उसमें एडवर्स रिमार्क्स के बारे में बताया है कि कोई भी एपीआर में अगर एडवर्स रिमार्क्स होते हैं तो उसको जो है सक्षम अधिकारी के पास के द्वारा शीघ्रता से डील किया जाना चाहिए। और सक्षम अधिकारी कौन रहेंगे, तो कहा गया है कि रिव्यूइंग अथॉरिटी के जो नेक्स्ट अथॉरिटी होंगे वो उसमें सक्षम अधिकारी होंगे। एडवांस रिमार्क्स के बारे में मैं बता दूं कि एडवांस रिमार्क्स के बारे में जो हमारा इन्होंने 28/91 जो बताया है, ये मास्टर सर्कुलर 28/91 है। ये 28/91 है। इसमें पैरा 8 में इन्होंने जिक्र किया है 8.2। ये दूसरी इसकी अच्छी कॉपी है 8.2। इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया ताकि लोगों को समझ में आए। तो एडवर्स रिमार्क्स क्या होता है उसके बारे में पहले हम बात करें, तो इसमें कहा गया है कि गोपनीय रिपोर्ट में यह प्रविष्टि कि संबंधित रेलवे सेवक पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रतिकूल टिप्पणी माना जाएगा। यानी कोई भी जो एपीआर भरा जाता है, उस एपीआर की ग्रेडिंग जो दी जाती है, उससे अगर कर्मचारी को प्रमोशन नहीं मिलता है, उसको एडवर्स रिमार्क्स कहा जाएगा। और इसमें पहले बता दूं, पहले इसको सीआर बोला जाता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो कर्मचारी को नहीं दिखाई जाती थी। अभी तो सभी को दिखाना कंपलसरी कर दिया है, जो एपीआर सभी को दिखाया जाता है। सबको हम एचआर में इसमें सभी एम्प्लॉय देख पाता है, लेकिन किसी जमाने में इसको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोला जाता है और दिखाया नहीं जाता था। उस टाइम पे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उसी कर्मचारी को दिखाया जाता था जिसके एडवर्स रिमार्क्स होते थे, जिससे उसके प्रमोशन में दिक्कत आ सकती थी, प्रमोशन मिलने की संभावना कम हो जाती थी। एडवर्स रिमार्क की वजह से उसको दिखाना जरूरी होता था, तभी प्रमोशन, कोई प्रमोशन की डीपीसी जो बैठती थी, अगर उसमें किसी कर्मचारी का एडवर्स रिमार्क्स है जिसकी वजह से उसकी प्रमोशन नहीं हो रहा, तो पहले रूल था कि पहले आप उसको एडवर्स रिमार्क्स कर्मचारी को दिखाया जाए, उससे रिप्रेजेंटेशन लिया जाए और उसको डील किया जाए, उसके बाद ही फिर प्रमोशन का फॉर्मेलिटीज किया जाए। तो ये रूल था पहले। अभी तो सभी को हम दिखाते ही हैं। तो अभी तो एडवर्स रिमार्क्स तभी दिखाना वाली बात खत्म होगी, अभी तो सबको दिखाते हैं। लेकिन कोई कर्मचारी का एडवर्स रिमार्क्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देता है, तो उसके लिए सरकार, रेलवे बोर्ड ने अभी रिसेंटली जो 81/2024 में जो लेटर निकाला उसके बारे में बात किया। लेकिन एडवर्स रिमार्क्स के बारे में दो बातें और मैं बता दूं। एक तो ये मैंने बता दिया आपको, एडवर्स रिमार्क्स जिससे प्रमोशन बाधित हो कर्मचारी का, उसको एडवर्स रिमार्क्स बोलते हैं। साथ में ये भी कहा है कि रेल सेवक के कार्य निष्पादन या किसी अन्य गुणवत्ता को औसत बताने वाली कोई भी टिप्पणी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं मानेगी। यानी किसी को एवरेज एपीआर दिया जा रहा है और एवरेज एपीआर से को एडवर्स रिमार्क्स नहीं माना जाएगा, ये कहा गया। लेकिन हालांकि एडवर्स की वजह से अगर उसको प्रमोशन बाधित हो रहा है, तो फिर हम प्रतिकूल टिप्पणी मान सकते हैं, इसको एडवर्स रिमार्क्स मान सकते हैं। एडवर्स रिमार्क्स के बारे में कहा गया है कि प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध सभी अभ्यावेदन पर सक्षम अधिकारी अर्थात सामान्यतः समीक्षा अधिकारी के ऊपर का प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए, तथा किसी भी मामले में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। सक्षम अधिकारी को रिपोर्टिंग या समीक्षा अधिकारी से परामर्श से कंसल्ट करना उसको, यदि ऐसा परामर्श आवश्यक हो, अभ्यावेदन पर विचार किया जाना चाहिए और अभ्यावेदन पर आदेश पारित किए जाने चाहिए। क्या आदेश होंगे इसमें, कि या तो प्रतिकूल या आलोचनात्मक टिप्पणी को पूर्णतः से हटा दें, प्रतिकूल या आलोचनात्मक टिप्पणी को कम कर दें, या अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दें। ये कुछ भी किया जा सकता है सक्षम अधिकारी के द्वारा।
और उसमें कहा कि यदि आवेदन निर्धारित सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है तो उससे अंतिम निपटान तक पदोन्नति सहित किसी भी विचार के प्रयोजन के लिए प्रतियोगी टिप्पणियों को प्रभावी नहीं माना जाना चाहिए। यदि कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है या प्रस्तुत आवेदन का कोई अंतिम रूप से निपटान कर दिया गया है तो प्रतिकूल टिप्पणी पर ध्यान दिए जाने पर कोई रोक नहीं है। अभ्यावेदन पर पारित आदेश अंतरिम होंगे और संबंधित रेल कर्मचारी को निर्णय के बारे में समुचित रूप से सूचित किया जाएगा। आदेश की एक प्रति जो है सीआर फोल्डर में रखी जाएगी, यानी जो रिप्रेजेंटेशन कर्मचारी देगा उसके ऊपर जो भी सक्षम अधिकारी या कंपनी अधिकारी का जो डिसीजन होगा वो कन्वे किया जाएगा, कर्मचारी को बताया जाएगा और उसकी एक कॉपी जो है अभी तो जो अभी पहले तो सीआर फोल्डर में रखा जाता था, अभी चूंकि एचआरएमएस में वो रहेगा। और आखिर में कहा गया अभ्यावेदन पर अस्वीकृति के विरुद्ध कोई भी ज्ञापन अपील अस्वीकृति के 6 माह तक स्वीकार 6 माह के बाद स्वीकार यानी जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड किया उसके ऊपर दोबारा आपको कुछ कहना है तो विद इन 6 मंथ कर सकते हैं, 6 मंथ के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 8.2 की इन्होंने बात की थी, मैंने सोचा 8.2 को भी मैं जरा बता दूं। इसमें भी यही बात की इन्होंने कि नेक्स्ट अथॉरिटी जो को पुट अप किया जाएगा। अब इश्यू ये है कि इन्होंने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम स्टाफ साइड द इश्यू ऑफ कंप्लेंट अथॉरिटी फॉर डिसाइडिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एडवर्स समाज हैज बीन रिव्यूड इन द बोर्ड ऑफिस। कि कंप्लेंट अथॉरिटी कौन रहेगा इस मामले में विचार किया गया बोर्ड ऑफ कार्यालय द्वारा। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन इन द मैटर इन कंसिडरेशन जोनल रेलवे एंड फेडरेशन and with the approval of board, it has been decided the competent authority to consider representation against adverse remarks recorded in APR of the non-gazetted railway employee will be as per Annex 1। तो अभी ये कहा गया था कि जो भी आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी या आपकी रिव्यूइंग अथॉरिटी होगी उसकी नेक्स्ट अथॉरिटी, तब नेक्स्ट में कई बार अलग अलग जगह अलग अलग अथॉरिटी होती है तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो बोर्ड ने अभी इस लेटर के माध्यम से स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन अथॉरिटी रहेगी, जिसको एनेक्सर 1 में बताया गया है। तो अभी एनेक्सर 1 पे हम चलते हैं। ये एनेक्सर 1 है। इसमें कहा गया है सबसे पहले डिवीजन की बात की है। डिवीजन में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ये बताया नीचे और कंपेटेंट अथॉरिटी टू कंसिडर रिप्रेजेंटेशन, कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि कौन अथॉरिटी करेगी बताया गया। अगर एपीआर का एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जनरल ग्रुप डी वगैरह होते हैं तो जूनियर स्केल ही हो जाते हैं उसमें एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। अगर जूनियर स्केल या ग्रुप बी ऑफिसर अगर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो वहां रिप्रेजेंटेशन जो फाइनल डिसाइड करेंगे वो होंगे सीनियर ऑफिसर, सीनियर स्केल ऑफिसर, इंचार्ज ऑफिसर अगर वहां है। सीनियर स्केल अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो जेजी ऑफिसर होंगे वो इसका कंसिडरेशन करेंगे। एडवर्स रिमार्क्स के ऊपर जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उनको पुटअप किया जाएंगे। अगर सीनियर स्केल ऑफिसर है तो नेक्स्ट ऑफिसर जेजी ऑफिसर करेंगे, जेजी हैं तो एडीआरएम करेंगे डिवीजन में, और एडीआरएम अगर आपकी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो फिर डीआरएम करेंगे। तो जनरली मैक्सिमम जितने भी ग्रुप सी 42 46 में होते हैं सबके जनरली एडीआरएम ही फाइनल करते हैं। तो ऐसे मामले में वहाँ डीआरएम को अथॉरिटी दे दी है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि एडीआरएम के बाद हेडक्वार्टर जाएगा कि डीआरएम करेंगे, तो यहाँ इन्होंने पिक्चर क्लियर कर दी कि एडीआरएम तक जहां भी फाइनल होता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एपीआर जो भी फाइनल एडीआरएम तक होते हैं उनको डीआरएम करेंगे, डिवीजन के डिवीजन में ही रिप्रेजेंटेशन फाइनल हो जाएगा। और अगर डीआरएम ने किया है, डीआरएम इज ए कंप्लीट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, देन मैटर विल बी फॉरवर्ड टू कंप्लीट अथॉरिटी दैट इज पीएचओडी ऑफ हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में जो पीएचओडी होंगे उनके पास जाएगा, वो कंप्लीट अथॉरिटी होंगे रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करने के लिए। एक्स्ट्रा डिवीजन यूनिट जो वर्कशॉप है, जनरल स्टोर है, डिपो है, सेंट्रल हॉस्पिटल कई बार होते हैं जहाँ एमडी होते हैं, उनके मामले में कहा गया है कि जूनियर स्केल है तो जनरली सीनियर स्केल के ऊपर नहीं होते हैं वहां पर, तो जूनियर स्केल के मामले में जेजी ऑफिसर होंगे, सीनियर स्केल के मामले में भी जेजी ऑफिसर होंगे। और जेजी ऑफिसर हैं अगर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तो वहाँ सीडब्ल्यू जो इंचार्ज होंगे वर्कशॉप के तो सीडब्ल्यू, या स्टोर है तो सीएमएम, और अगर हॉस्पिटल है तो एमडी होंगे, मेडिकल डायरेक्टर होंगे अगर हॉस्पिटल का मामला है। और अगर सीडब्ल्यू, सीएमएम या एमडी ने, एमडी इज ए एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, देन मैटर विल बी रेफर टू हेडक्वार्टर ऑफिस, फॉरवर्ड किया जाएगा हेडक्वार्टर में। और वहाँ जो पीएचओडी होंगे कंसर्न डिपार्टमेंट के, अगर सीडब्ल्यू होंगे तो अगर वो मैकेनिकल है तो सी पीसीएमएम करेंगे और पीसी करेंगे, पीसीएमई प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर पीसीएमई करेंगे, और सिविल इंजीनियर है तो पीसी करेंगे यहाँ पर। तो अलग अलग वर्कशॉप होते हैं। और मेडिकल का मामला जहाँ होगा तो पीएचडी जो भी होंगे, सीएमडी जो होंगे वो करेंगे। हेडक्वार्टर के अंदर का मामला बताया हुआ है कि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी अगर जूनियर्स के लिए तो यहाँ जेजी रहेगा, यहाँ पे सेम वर्कशॉप की तरह। सीनियर्स के लिए तो जेजी रहेगा, और जेजी ऑफिसर अगर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो एचओडी रहेंगे, और अगर एचओडी है तो फिर पीएचओडी उनके जो भी रिप्रेजेंटेशन होंगे उन पर विचार करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।
कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जूनियर स्केल के लिए जेजी बताया, सीनियर स्केल के लिए जेजी है, जेजी के लिए एचओडी सेम, और एचओडी है तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन जो भी होंगे उनके सक्षम अधिकारी होंगे एडवर्स रिमार्क्स पे को विचार करने के लिए। आखिर में कहा गया है कि पीएचओडी और सीएओ सी इज द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। अगर पीएचओडी खुद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है या चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीओ सी अगर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो फिर एजीएम उस मामले में सक्षम अधिकारी होंगे, कंप्यूटर होंगे, जो भी रिकमेंडेशन आएगा उसके ऊपर विचार करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, इसका हिंदी वर्जन भी इसमें दिया हुआ है, जो हिंदी लोग पढ़ना चाहे वो हिंदी वर्जन भी है। एपीआर के बारे में और अगर डिटेल आपको जानना है क्या एपीआर में, मैंने 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं, उनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो वो आप डिटेल में अगर एपीआर के बारे में जानना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस तरह वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू।